ब्रेक आपका स्वागत है। मोदी सरकार के पहले बजट का पानीपत की इंडस्ट्री ने स्वागत किया है, पर इसे छोटी इंडस्ट्री के लिए निराशाजनक भी बताया। उनका कहना है कि बजट बड़े उद्योगों को ध्यान में रखकर बनाया है, फिर भी वो अच्छे दिनों का इंतजार करेंगे। रिएक्शन जान लेते हैं। अच्छे दिनों का वायदा करने वाली सरकार का आज पहला बजट आया है और बजट को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे साथ पानीपत की इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि बजट से इनको क्या आशाएं हैं। आज का जो बजट आया है वर्तमान सरकार का, वो एक प्रगतिशील बजट है। काफ़ी प्रयास किया है माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट से कि अच्छे दिन आएँ, परंतु ट्रेड और इंडस्ट्री में मुझे लगता है अभी ये टाइम कंज्यूमिंग है। कम से कम 2 साल लगेंगे अच्छे दिन आने के लिए। फिर भी माननीय वित्त मंत्री ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। हम जो इनकम टैक्स में उन्होंने छूट दी है, उसके बाद धारा 80C उसमें 50,000 रुपये बढ़ाए हैं। जहाँ तक लोन की बात है, बैंकों में छोटी इंडस्ट्री को बिल्कुल लोन नहीं मिल रहा। आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हो, सरकार ने इंश्योरेंस में और डिफेंस सेक्टर में इंश्योरेंस की जो FDI है वो बढ़ाने का ऐलान किया। आपको लगता है इससे कुछ हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे जो लोग इंश्योरेंस कराते हैं, उनको कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि FDI का निवेश बढ़ने से जो फॉरेन टेक्निक्स हैं वो हमारे देश में अप्लाई होंगी और उसमें हो सकता है आने वाले टाइम में कंज्यूमर को ज़्यादा छूट मिले। हेल्थ इंश्योरेंस में 15,000 की जो इंडिविजुअल छूट थी उसको 25,000 कर दिया गया है। इससे भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर में बढ़ने के पूरे आसार हैं। पानीपत में इंडस्ट्री के लोग काफ़ी शिकायतें करते हैं। जब कभी भी किसी मंच से बात होती है कि पानीपत की इंडस्ट्री पलायन कर रही है, और इंडस्ट्री लगाना आजकल अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी तो बहुत मुश्किल है। 3-4 सेक्टर में अलग अलग डिवाइड करें, जैसे देश के हिसाब से तो एक तो जो डिफेंस में FDI दी है और जो गंगा के लिए जो एक बड़ा प्रोजेक्ट 2,000 करीब करोड़ रुपया दिया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत सराहनीय है। दूसरा जो ग्रामीण और आम आदमी को जो राहत दी है टैक्स में छूट की, वो भी सराहनीय है। बड़े उद्योगों के लिए लगता है बजट बनता है। मोदी जी कहते थे माइक्रो पे मेरा फोकस रहेगा, और माइक्रो इंडस्ट्री के लिए ऐसा नहीं लगता इन्होंने यहाँ कुछ विशेष किया है। उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। पानीपत शहर की जहाँ तक बात है, उसमें ज़्यादातर माइक्रो इंडस्ट्री है, माइक्रो एंड स्मॉल, बिग इंडस्ट्री नहीं है ज़्यादा। तो माइक्रो स्मॉल के लिए ऐसा कुछ लगता नहीं। डिटेल बजट पढ़ने के बाद कुछ उसमें से निकल के आएगा, बात अलग है, लेकिन मोटे तौर पर देखने में उसमें कुछ नहीं निकलता है। एक ज़रूर है, एनर्जी में जो उन्होंने बात की है 24 घंटे बिजली देंगे, अगर वो इम्प्लीमेंट करा पाएँ यहाँ की स्थानीय सरकार से तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप आम आदमी है, जो सैलरीड क्लास है, उसके लिए इनकम टैक्स की जो रेंज है वो बढ़ाई गई है। जैसे पहले 2 लाख था, अब 2.5 लाख कर दिया, और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख कर दिया है। आपको लगता है इससे लोग संतुष्ट होंगे कि चलो कुछ ना कुछ महंगाई से राहत तो मिलेगी? जो अब ये बजट आया है, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है तो नेचुरली बात है कि आम आदमी को भी इससे बेनिफिट होगा। तो जैसे ये बिजली का कह रहे हैं, अगर बिजली का होता है आम आदमी के लिए है या इंडस्ट्रीज के लिए है, बिजली सबके लिए ज़रूरी है। अगर एप्लीकेबल ये होता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बजट होगा। युवाओं के लिए बजट में क्या कुछ देखते हो? आपने बजट सुना होगा, बजट में जाना होगा। युवाओं को उनकी ग्रोथ कैसे होगी कि युवाओं के दम पे ये सरकार बनी है? युवाओं के दम पर ये सरकार बिल्कुल बनी है, और आने वाले टाइम में बिल्कुल जो है सरकारें इन्फ्लुएंस्ड होंगी युवाओं से। युवा शक्ति से मोदी जी की नीति है युवा शक्ति को जगाना और युवा शक्ति को पहचानना। उनके लिए जो बजट वैसे मैंने नहीं सुना है, लेकिन उनके लिए जो मोदी जी पहचानते हैं एक युवा शक्ति को, उनके लिए अच्छी तरक्की लेके आएंगे मोदी जी। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि बजट को लेकर लोग आशावान हैं। उनको लगता है कि अच्छे दिनों का जो वायदा मोदी सरकार ने किया है, देर सवेरे ये अच्छे दिन आएंगे। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो। हिसार रुक कर लेते हैं। प्रोफेसर छत्रपाल जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ बने हुए हैं। छत्रपाल जी, लोगों का रिएक्शन भी आपने सुना, मिला जुला रिएक्शन है, प्रतिक्रिया। लोगों का ये कहना है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये बजट, लेकिन प्रगतिशील है। जी जी, देखिए अभी ये प्रतिक्रियाएं आपने देखी, उसमें जो हैवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो इससे बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत उनको उम्मीदें हैं। जो खुशबू चुनाव से पहले आती थी कि बड़े सरमाएदार लोग, बहुत बड़े पूंजीपति लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के साथ जुड़े हैं, और बहुत सारी उम्मीदें जो देश के बड़े सरमाएदार हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से है,
वो बड़ी इंडस्ट्रीज को जो आज इसमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं बजट में और जो उनकी उत्साह बढ़ रहे हैं, उससे निश्चित तौर से एक जो जमीन से जुड़ा कमजोर गरीब आदमी है वो इतना आशा इस बजट से नहीं रख रहा है, वो इस बजट से इतना ज्यादा खुश नहीं है। जैसे माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो व्यापारी है वो भी इससे बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। सो ये जो अंदाजा है, जिस प्रकार से आपने रेलवे में सुना कि बुलेट ट्रेन चलेंगी, जो मेट्रो सिटीज हैं उनके रेलवे स्टेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये भी जो प्राइवेट पार्टनरशिप और एफडीआई की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि जो तार पहले जुड़े हुए थे कहीं सरमाएदार ताकतों के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के साथ, उनके मंसूबे इस बजट के माध्यम से पूरी तरह से प्रफुल्लित किए जा रहे हैं। जो आम आदमी की चाहे वो ट्रेन से जुड़ी सुविधाएं हैं और चाहे उसकी रोजमर्रा के जीवन में विकास की तरफ ले जाने वाली बातें हैं, वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली उत्साहित नहीं है। निश्चित तौर से आप 50,000 का बेनिफिट लोन्स में, 50,000 का बेनिफिट आपकी आमदन के अंदर और 50,000 का बेनिफिट आप इंश्योरेंस के अंदर, ये यूजुअली सरकारें महंगाई और जैसे जैसे पैसे का इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ग्रेजुअल उसमें बढ़ोतरी हमेशा होती रही है। यदि ये बढ़ोतरी और ज्यादा होती तो मध्यम वर्गीय लोग और ज्यादा उत्साहित होते, 50,000 की बजाय यदि इस रेशो को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता। सो कहने का तात्पर्य ये है, हमेशा यदि सरकार अपोजिशन में होने वाला क्रिटिसाइज करे और पोजीशन में रहने वाला इसकी तारीफ करे, भारतीय जनता पार्टी जब यूपीए का बजट आता था तो क्रिटिसिज्म करते थे और आज कांग्रेस के लोग उसका क्रिटिसिज्म करें, मैं इन दोनों ही भावनाओं के विरुद्ध हूं और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि चर्चा मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। सही बात किसी ने की है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए और जो बात सही नहीं है उसकी निश्चित तौर से निंदा की जानी चाहिए। सो मैं इस बात के लिए जरूर कहीं न कहीं ये स्मेल, आज मैं हमेशा एक चिंता के साथ बैठता था, सोचता था कि क्या बजट के अंदर जो एलिगेशंस, आरोप सरमाएदारों के जुड़ाव के लगते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के साथ में, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजट में भी वो रिफ्लेक्ट होंगी? जो आज पूंजीपति, बड़े लोग, बड़े इन्वेस्टर्स निश्चित तौर से वो आज देख रहे हैं कि जिस भाव के साथ उन्होंने समर्थन दिया था, साथ दिया था, उनके 100% जवाब में ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार दे रही है। और जो गरीब और आवाम जो समझता था कि कहीं न कहीं अच्छे दिनों के नाम के ऊपर बहुत कुछ आंदोलनकारी फैसले उनके पक्ष में लिए जाएंगे, मैं शब्द यूज कर रहा हूं आंदोलनकारी फैसले, आंदोलनकारी फैसले इस बजट में निश्चित तौर से नजर नहीं आ रहे हैं। जिस किस्म की हम ये समझते हैं कि दो पक्षों के बीच में जो चर्चा होती है, दो पक्षों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है और उस पर जो समझौते होकर के बात आगे बढ़ती है, हिंदुस्तान के आवाम के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बीच में एक किस्म से एक एग्रीमेंट था कि अच्छे दिनों की हम गारंटी देते हैं। और अच्छे दिनों की गारंटी यदि शब्द इस्तेमाल किया गया है, उससे प्रेरित होकर के उन्होंने इसके पक्ष में वोट दिया है, तो उसी हिसाब से यदि आज आंदोलनकारी डिसीजन इस बजट यानी जो वादे किए थे बीजेपी सरकार ने वो वादे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे बजट से। राजीव जी लेकिन बीजेपी का ये कहना है कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिस पर विपक्ष ध्यान नहीं दे रहा, जैसे किसानों को कर्ज के लिए 8 लाख करोड़ का प्रावधान है, किसान विकास पत्र की बात की जा रही है, नया टीवी चैनल खोला जाएगा, मिट्टी की जांच के लिए हेल्प कार्ड है, इनकम टैक्स का स्लैब जो बढ़ाया जाएगा, नरेगा को कृषि से जोड़ा गया है, तो इसका फायदा पूरे देश की जनता का होगा। विपक्ष इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। देखिए आप इस बात को देखिए सॉरी, कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, लेकिन जब किसानों के रियल टाइम जो सिचुएशन बताई जाएगी, जो मौसम की है, उसके ऊपर सिर्फ 100 करोड़ रुपए है। तो जो प्रोडक्शन रेट जहाँ पे भी था, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी बात रखी थी वो प्रॉफिट मेकिंग की रखी थी कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। आज जिस तरीके से इन्होंने 4% कृषि विकास दर की बात करी है, तो उसमें भी जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात आती है उसमें कम से कम 10% की बात की जाती है। तो जितने भी ऑप्शंस इन्होंने रखे अभी तक, उस ऑप्शंस में जो किसानों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। और दूसरी बात,
मेरे भाई जवाहर अभी बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हमने वोट की राजनीति नहीं करी, इसलिए हमारा बजट जो है वो वोट की राजनीति से अलग हटकर है। मैं सिर्फ इनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर जब भी लोगों को संबोधित किया जाता था तो वहाँ पे मणिपुर की बात नहीं की जाती थी, वहाँ हरियाणा की ही बात होती थी। और हरियाणा के लोगों ने जो अपना मैंडेट दिया था वो हरियाणा के वायदों के ऊपर दिया था, ना कि मणिपुर और नागालैंड के वायदों के ऊपर दिया था। हम इस बात के पक्ष में हैं कि मणिपुर नागालैंड पूरे देश को बराबर सम्मान मिलना चाहिए और सब तरीके से उनको एड दी जानी चाहिए, हर तरीके की सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन जब हरियाणा की बात आई तो मेरे मित्र के पास हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को छोड़कर ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो ये बता सके कि हरियाणा के लिए, किसानों के लिए ये काम किया गया। दूसरी बात, जो शहरों को डेवलप करने की बात आ रही है तो वो मॉडल अभी भी चल रहा है, हुड्डा सरकार में भी वो मॉडल चल रहा है। क्योंकि जब आपकी प्रोडक्शन रेट कृषि की कम हो रही है, उस पर आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान शहरों के विकास की तरफ है, तो ये काम तो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में पहले भी करती आई है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डर्स को ज़मीन दी, ज़्यादा से ज़्यादा टाउन डेवलप करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो उपजाऊ ज़मीन थी उसको ख़त्म करते चले गए। मेरा सिर्फ इतना ही पूछना है अगर सरकार सीरियस है इस बात को लेकर कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए, तो मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा फार्मूला सरकार ने प्रोडक्शन को लेकर दिया जिससे किसानों का विकास हो सके। प्रोडक्शन को लेकर मैं स्पेशली बोल रहा हूं आपको, ये बार बार मुझे किसान कार्ड की बात ना बताए, ये बीमा की बात ना बताए। मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन की कर रहा हूं। आप कहते हैं कि मिट्टी की क्वालिटी की जांच के लिए ये फैसिलिटी इनको किसानों को प्रोवाइड की जाएगी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि जितने भी आपने ऑप्शन देखिए हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान में 80% जनता के जो खेती से जुड़ी हुई है और उनके लिए जो ऑप्शन रखा गया है वो 100 करोड़ रुपए का दिया गया है, मतलब उनके हेल्थ कार्ड जो होंगे वो 100 करोड़ रुपए से ऊपर के नहीं होंगे। तो ये सारी बातों को अगर आप देखें तो उससे लगता है कि बजट नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम हरियाणा के हितों का बजट नहीं है। हरियाणा के हितों में अगर इस बजट को देखा जा सकता है तो मैं सच बोलता हूं आपको, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फिर से वो एनसीआर के बिल्डर, उनके लिए तो बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि जो रिबेट इन्होंने होम लोन के अंदर दिया उससे वो बिल्डर्स और चमकेंगे, वहाँ पे और शहर बसेंगे और उपजाऊ ज़मीन को वहाँ पे अधिग्रहित किया जाएगा। तो इसको इस नज़रिए से भी देखें तो भी ये किसानों के फेवर में नहीं है। तो मेरे मित्र अगर जवाब दें तो पहले एक जवाब दे दें कि हरियाणा के किसानों के लिए क्या किया, मणिपुर और नागालैंड को छोड़ के। अगर ये हरियाणा के किसानों पे बता सकते हैं तो इसका जवाब मैं इनसे जरूर लेना चाहूंगा। जवाब लेकिन पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। रणधीर जी बहुत देर से चुप बैठे हैं। रणधीर जी, आपका रिएक्शन। एनसीआर के बिल्डर्स और चमकेंगे, ये कहना है राजीव जी का, कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है। साथ ही किसानों के लिए कोई राहत, कोई प्रभावी नीति नहीं है उनको चमकाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए। आपका रिएक्शन रणधीर जी। देश और प्रदेश में बसने वाला चाहे कोई भी आदमी, जो शहर में बसता हो चाहे वो गांव में रहने वाला हो, तरक्की चाहे प्रदेश का कोई भी आदमी उसकी होनी चाहिए, वो किसी भी माध्यम से हो। हम जब ये भाई राजीव जी कह रहे थे, ठीक है, अपनी अपनी एक सोच होती है। प्रदेश का आम आदमी भी बड़े बड़े शहरों में जाके रहता है, वो उम्मीद करता है, उसकी भी इच्छा होती है कि बढ़िया शहर में जाकर के बढ़िया मकान मेरा हो, रहने के लिए उसकी भी इच्छा होती है। तो हम इस बात के विरोधी नहीं है कि कोई आदमी वहां जाकर कोई शहर ज्यादा डेवलप हो, परंतु हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में जो आम आदमी है, गांव में गरीब इलाके में जो रहता है, उसके लिए भी जो सुविधा ज्यादा से ज्यादा उसको मिलनी चाहिए, इस प्रकार की सोच हम रखते हैं। रही किसान की बात, आज किसान के लिए अनेकों घोषणाएं हुई हैं, परंतु ये घोषणाएं नीचे तक किसान को पहुंच पाए तब जाकर के ये सारी बातें सार्थक होंगी। चुनाव से पहले जिस तरह का माहौल था, आज भी हम ये उम्मीद करते हैं कि एक शुरुआत है इस बात की। किसानों को चाहे घोषणाएं जो हुई हैं इनमें बजट ज्यादा नहीं रखा, परंतु एक आशा के किरण के रूप में हम देखते हैं कि आज किसान की तरफ को सुनने के लिए तैयार तो हुआ है। मैं इस बात आपको नजर आती है इस बजट में बजट और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आप आरोप है कांग्रेस का, इनेलो का यही आरोप है आप पर। चलिए, कांग्रेस का और इनेलो का यही आरोप है कि सरकार अगर सीरियस है तो ये बताइए, कार्ड की बात नहीं, किसानों के कार्ड की बात मत कीजिए, बीमा की बात मत कीजिए, कौन सा फॉर्मूला है प्रोडक्शन को लेकर जिससे किसानों की तरक्की होगी? देखिए,
कुछ लोगों के साथ मजबूरी है, वो कहते हैं कि हमने अनकंडीशनल इस सरकार को समर्थन दिया। आप जवाब मैं अपने इस बात आप का क्या नहीं दीजिए। करेंगे मुझे, मैं आप बोल रहे थे, मैं भी क्यों नहीं बोल रहा रिएक्शन जान लें। था, मैं राजीव जी, बोल पहले रहा उनकी बात था, सुन मैं बोल रहा लीजिए। था, आप चल। मेरे शब्दों को भी बाधित करेंगे क्या डिबेट में? आप सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैंने शांति से सुना। जवाब दीजिए। अब ये आप तय करेंगे। जवाहर जी, नहीं, पहले आप जवाब तय कर लीजिए, डिबेट आप चला रहे हैं, नहीं, वो चला रहे हैं, मुझे आपका बता जवाब, दीजिए। आपका जवाब। अगर आप चला रहे तो मैं रुकूंगा, नहीं चला रहे तो अपना फिर जवाब दीजिए जवाहर जी। दिक्कत क्या है, आपने अनकंडीशनल समर्थन दे रखा है, पर मजबूरी यह है कि 3 महीने बाद का चुनाव भी दिखता है, इसलिए आप उसको अच्छा भी कहते हैं, परंतु अच्छा कहेंगे तो आपको चुनाव भी दिखता है तो आपको बुराई भी करनी पड़ेगी, तो कुल मिला के जबरदस्ती बुराई करनी है। फिर आप कहेंगे जी इन टॉपिक को छोड़ दीजिए और उसके बाद बताइए कि आप मुंह बंद करके बताइए कि आप खाना कैसे खाएंगे, इसी की बात कीजिए, मुझसे उससे बात नहीं कीजिए। मतलब मुझे भी आप बांधेंगे कि मुझे किस पे डिबेट करनी, बात जहां तक किसानों की है, अगर नहरों को जोड़ा जाएगा, नदियों को जोड़ा जाएगा। जवाहर जी माफ कीजिएगा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आपसे जवाब देंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।